हाय स्टूडेंट्स। तो देखते देखते सितंबर आ गया है। हमने अप्रैल से कोर्स स्टार्ट किया था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो 6 मंथ्स हैव पास्ड और अभी तक कोई लग नहीं रहा है कि इंडिकेशन कि बहुत जल्दी स्कूल और इंस्टीट्यूट्स रीओपन होंगे। बट हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स इज़ ऑलमोस्ट डन। मैथ्स में हमारे 7 चैप्टर होने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद 7 चैप्टर हो जाएंगे और फिर अराउंड इतने ही बचेंगे चैप्टर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी लाइट हो गया, मेजर पार्ट हो गया है। अब ह्यूमन आई पढ़ेंगे और उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद फिजिक्स का कोर्स भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप लोग वेट करें कि भाई स्कूल खुलेंगे, आप लोगों को रेगुलरली जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते चलना है, क्योंकि इस बार आपके पास मौका है बहुत अच्छा रिजल्ट कराने का, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है इस बार जो स्कूल में जाने में है। और ठीक है, स्कूल जाने से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट यही है। वैसे 10th क्लास तक तो 10th क्लास के स्टूडेंट को वैसे भी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। और अभी तक लास्ट ईयर तक बच्चों को प्रॉब्लम ये आती थी कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। स्कूल से आते थे बेचारे 2 बजे, उसके बाद जल्दी से खाना खा के इंस्टीट्यूट आना रहता था उनको, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूट से जाते थे, थक जाते थे, खेल नहीं पाते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत मोबाइल चलाया, उसके बाद थोड़ा होमवर्क करते थे और नींद हो जाती थी। ये ऐसा उनका निकलता था साल। और बड़ी मुश्किल से उनको छुट्टियां लेनी पड़ती थी स्कूल से, या जो फेस्टिवल्स आते थे उसमें जो छुट्टियां होती थी तो उसमें वो चलाते थे। लेकिन अभी आपके पास रोज़ ही काफ़ी टाइम है जिसमें आप कर सकते हो ईमानदारी से। जो रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेजने हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो इनको बहुत दिक्कत आएगी आगे चलकर, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिंसियर बच्चे हैं उनके लिए तो वो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और हो सकता है आफ्टर 5 ईयर केवल ऑनलाइन स्टडी ही हो। जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन मूवमेंट कर रही हैं और बच्चे अभी ज़्यादा सीख रहे हैं। क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम होती थी कि समझ में आया नहीं आया, लेकिन अभी क्या है कि रिपीट कर सकते हैं आप कई बार उस क्लास को। तो एक नेगेटिव टाइम अगर ये चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव बना लिया है, तो ये हमारे ऊपर है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है और जो चैप्टर शुरू में पढ़ाए थे उनको रिवाइज करना शुरू कर दो आप ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि स्कूल जब खुलेंगे वो कुछ ज़्यादा करा नहीं पाएंगे, अब मान लो खुलते भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करा नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम होंगे अब तो बस, ठीक है। तो इसलिए विदाउट, और ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत उन्होंने टॉपिक हटा दिए हैं, चैप्टर कोई नहीं हटाया, कुछ टॉपिक हटा दिए हैं। तो वैसे भी सभी टॉपिक के क्वेश्चन तो आते नहीं थे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आपको थोड़े कम टॉपिक मिले हैं बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम तो सारे टॉपिक कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 11th में फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों को ये दिमाग से निकाल देना है कि स्कूल खुलेंगे और फिर कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ, स्कूल खुलेंगे तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे सीखने में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं बोर्ड में पढ़ाता था उतनी कोशिश मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास एनिमेशन और विजुअल की हेल्प भी है, तो उससे और अच्छे से कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। तो ध्यान रखो, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऑनलाइन से ऑफलाइन से, बल्कि और उनको बेनिफिट होने वाला है। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको टीचर डरा के बिठाता था क्लास में, जो फोकस नहीं कर पाते थे, तो उनकी स्थिति तो अभी भी वही रहेगी। तो उनके लिए ज़रूर मौका है कि वो फ़ायदा उठा सकते हैं और क्लासरूम में जितनी परसेंटेज बनती है उससे ज़्यादा अभी बना सकते हैं, ठीक है। उन बच्चों की तो बननी ही है इस बार ज़्यादा परसेंटेज जो सिंसियर हैं। जो सिंसियर बच्चे हैं और 95 एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 98 लाएंगे इस बार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा टाइम सेव हो गया है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे से जो भी फॉर्मूले हम पढ़ते जा रहे हैं उनको एक पेपर पे लिख लिया,
उनको रिकॉल किया। ये नहीं सोचना है कि भाई खुलेंगे स्कूल उसके बाद कुछ होगा, ये सब चीज़ें। और जो चैप्टर हो गए उनको रिवाइज करना है, मंथली रिवीजन होगा, ठीक है। जैसे हर महीने के लास्ट संडे को, फिर लास्ट 2 डेज आप रख लो कि इस दिन मेरे को पूरे मंथ का काम रिवाइज करना है, और संडे को या सैटरडे को वीक का काम रिवाइज कर रहा है, इस तरह से कर लो। फिर पूरे महीने का हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तो वो नहीं तो क्या होगा, जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो चली जाती हैं मेमोरी में, नीचे दब जाती हैं, फिर उनको वापस निकालो, जब तक भूल जाते हैं फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। बार बार समय समय पर रिपीट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। और कोई डाउट अगर आपको है तो आप मैसेज करें। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि कई बार मैसेज मुझे टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो मैं बाद में चेक करता हूँ किसी दिन जब फ्री होता हूँ, और उन बच्चों को मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ही बच्चे भेज रहे हैं, तो अगर प्रॉब्लम है तो डाउट पूछो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे सीखने की एबिलिटी वही रहती है, बल्कि हम ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ख़त्म करके और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो मैंने बात कही वो अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से तुम्हें रिवाइज करना है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला gives us the coordinates of a point which divides a line in given ratio. तो एक पॉइंट, दो पॉइंट है बच्चों एक प्लेन पर ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसके ऊपर एक थर्ड पॉइंट है, ठीक है। उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन इन गिवन रेशो। तो मान लेते हैं जो पॉइंट P है वो AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब जो P के कोऑर्डिनेट होंगे, उसका एब्सिस और ऑर्डिनेट, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकालने का जो फॉर्मूला है उसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट हैं x, y, x, y, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। वी आर डिराइविंग द फॉर्मूला। तो सबसे पहले विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पी बी ऑन बोथ द एक्सिस। तो ये जो ए है इसका एब्सिस x1 है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ किए। तो जो ए का एब्सिस है वही सी का एब्सिस होगा, जो पी का एब्सिस है वो डी का एब्सिस होगा, और जो बी का एब्सिस है वो ई का एब्सिस होगा, ठीक है। यानी किसी प्लेन में ये जो पॉइंट है जो यहाँ जाके मिल रहा है, तो यहीं से तो ये जो वैल्यू होगी, मान लो ये 2 है, तो फिर इसका एब्सिस भी 2 होगा। इसी के ऊपर लाइन में कोई दूसरा पॉइंट है तो उसका एब्सिस भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये ध्यान रखो, ठीक है, कि सॉरी यहाँ होगा x2, इसका एब्सिस x2 है तो इसका भी x2 होगा, ठीक है। जिन पॉइंट्स के एब्सिस हमें पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे जाके मिलते हैं वहाँ पर भी वही वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे अगर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर,
तो ए का ऑर्डिनेट y1 है, पी का ऑर्डिनेट y है तो जी का भी y होगा, और बी का ऑर्डिनेट y2 है तो एच का भी ऑर्डिनेट y2 होगा। ठीक है, तो अब हम अगर ए से पी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें पी क्यू, और पी से बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बी आर। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ए क्यू पी और पी आर बी हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अभी हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके दो एंगल इक्वल हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए पी क्यू और पी बी आर में एक एक एंगल तो राइट एंगल है, ये एंगल क्यू और एंगल आर तो राइट एंगल है, तो ये इक्वल हो गया। इसके अलावा ये जो है एंगल पी और एंगल बी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि पी डी और बी आर, पी डी और बी ई पैरेलल लाइन है, पी डी एंड बी ई आर पैरेलल लाइन, और ये है हमारा ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल, और ये दोनों तो पैरेलल ही हैं, क्योंकि एक्स एक्स पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर तो पैरेलल ही होते हैं। सो दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये भी पैरेलल है। तो इस तरह से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया का नाम है ए क्राइटेरिया, जो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर में, ए क्राइटेरिया। ओके, एंगल क्राइटेरिया। सो इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलैरिटी में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि रेशियो सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल पी आर बी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी आर, ये तो हो गया अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक एंगल ए क्यू पी इक्वल हो गया एंगल पी आर बी के, ये हो गया अपना राइट एंगल। तो इसलिए ट्राइंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर बी बाय ए क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बच्चों ध्यान रखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती हैं, उसका रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी आर। ए क्यू अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन पी आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, पी क्यू अपॉन बी आर और ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ए क्यू जो है वो हमें निकालना है, और ए क्यू सी डी के इक्वल है, क्योंकि ए क्यू डी सी इज़ अ स्क्वायर। तो ए क्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ए क्यू इक्वल्स टू सी डी। और बच्चों सी डी कितना है, तो एक्स एक्स पे जब भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आगे वाले के एब्सिसा में से पीछे वाले का एब्सिसा माइनस कर दो, तो सी डी है एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसी तरह से पी आर डी ई के इक्वल है, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। पी आर इक्वल्स टू डी ई, तो डी ई की डिस्टेंस निकालनी है तो आगे वाले के एब्सिसा में से पीछे वाले का एब्सिसा माइनस कर दो, तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स। इसी तरह से ए सी ओ एफ एक रेक्टेंगल है, तो ए सी इक्वल्स टू एफ ओ है। ठीक है, सॉरी ए सी नहीं, हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इक्वल्स टू जी एफ है। ये पी क्यू और जी एफ इक्वल है। ठीक है, और जी एफ की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाले के ऑर्डिनेट में से नीचे वाले का ऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो वाई माइनस वाई वन। इसी तरह से जो बी आर है वो एच जी के इक्वल है, तो एच जी कितना है, ऊपर वाले के ऑर्डिनेट में से नीचे वाले का ऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो वाई टू माइनस वाई।
ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। और हम देखें कि ए पी और पी बी का रेशो कितना है, M1 रेशो M2, ये तो गिवन है। तो ये ए पी और पी बी का रेशो तो हो गया M1 रेशो M2, तो यहाँ तो आ गया M1 अपॉन M2। और क्यू पी की जगह क्या आ गया, y माइनस Y1। आर बी की जगह आ गया Y2 माइनस Y। ए क्यू की जगह आ गया x माइनस X1। और पी आर की जगह आ गया x2 माइनस X। ठीक है, तो अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसके साथ ये लेते हैं ताकि एब्सिसा का फॉर्मूला आए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल्स टू M1 M2। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये M2 तो जाके इंटू हुआ x माइनस X1 से, और M1 जाके इंटू हुआ X2 माइनस X से। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो M2x माइनस M2x1 इज इक्वल्स टू M1 X2 माइनस M1 X। ठीक है, अब देखो हम M1 X को अगर उधर ले जाएं और M2 X1 को इधर ले जाएं तो इधर जाके माइनस का M1 X हो जाएगा प्लस का M1 X। इधर पहले से ये M2 X, ये माइनस का M2 X उधर जाके प्लस का M2 X हो जाएगा, उधर पहले से M1 X2 और ये उधर जाके हो जाएगा M2 X1। अब अगर हम X कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2 और इधर होगा M1 X2 प्लस M2 X1। तो X का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो आ गया अपना एब्सिसा। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को साथ में लेते हैं क्योंकि ये भी इक्वल है। तो y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ M2Y माइनस M2Y1 इक्वल्स टू M1 Y2 माइनस M1 Y। ठीक है, तो अब हम ये माइनस का M1 Y अगर उधर ले जाएं तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का M1 Y, उधर पहले से ये प्लस का M2 Y। इस तरह से माइनस M2 Y1 को उधर ले जाएं तो उधर पहले से है M1 Y2 और ये प्लस का हो गया उधर जाके M2 Y1। अब अगर हम इन दोनों में से Y कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2 और उधर होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1। Y की वैल्यू निकालनी हो तो ये M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये Y आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एब्सिसा का फॉर्मूला तो आ गया M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और ऑर्डिनेट का आ गया M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो बच्चों यही है सेक्शन फॉर्मूला, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो किसी लाइन को गिवन रेशो में डिवाइड करे वो अगर हमें निकालने हो तो होगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो बच्चों तो ध्यान रखो, दिस इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी डेरिवेशन हम इसलिए समझते हैं कि हम फॉर्मूला कहाँ से आया उसको समझना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में तो कुछ क्वेश्चन आते हैं बस 35, ठीक है, तो लेकिन हम केवल उन्हीं 35 के लिए नहीं करते हैं जो हमें करना है। हमें फॉर्मूला इसलिए डिराइव करना है कि जो बच्चे आगे चल के मैथ्स लेंगे उनको ये डेरिवेशन अभी से आने चाहिए, तो आगे चल के बड़े बड़े डेरिवेशन करने से वो नहीं घबराएंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूँ तो फॉर्मूला अप्लाई करना तो आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया जब तक वो नहीं पता तो फिर चीज़ों को हम एक तरह से रट रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि कैसे फॉर्मूला बना। सो दिस इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। हमने सेकंड एक्सरसाइज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जब निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट देगा, तो कभी तो वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी डिराइव किया, और कभी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके रेशो पूछेगा तब भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये बहुत ईजी है सेक्शन फार्मूला, आपको याद रखना है।
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन 2:3. ठीक है, -1 7 और 4 - 3 को ज्वाइन करें लाइन को 2:3 में जो पॉइंट डिवाइड कर दे उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें. तो मान लेते हैं P है -1, 7, Q है 4, -3 और एक पॉइंट है इसके ऊपर PQR जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है. हमें R के कोऑर्डिनेट बताने हैं. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया अपना x1 y1, ये हो गया अपना x2 y2, ये हो गया अपना m1, ये हो गया m2 और हमें निकालना है R के कोऑर्डिनेट. तो बाय सेक्शन फार्मूला हम एक क्वेश्चन देखते समझ में आ गया. सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने को कहा है जो किसी लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करता है. तो बाय सेक्शन फार्मूला जो R का एब्सिसा होगा, ठीक है, R का जो एब्सिसा होगा उसका फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और उसका ऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, वी हैव ऑल द वैल्यूज. सो m1 बच्चों कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2. इस तरह से ऑर्डिनेट होगा m1/2 2 इंटू -3, m2/1 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2. बहुत ईजी है. इधर वाला इन दोनों से होगा, इधर वाला इन दोनों से होगा. ठीक है, पहले एब्सिसा से फिर ऑर्डिनेट से और डिनोमिनेटर में आएगा 2 + 3. अब देखो 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 2 + 3 5 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 3 जा 21 अपॉन 3 + 2 5 8 - 3 5 5 अपॉन 5 21 - 16 21 - 6 15 अपॉन 5. तो ये हो गया अपना 1,3. ठीक है, तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए. यही आंसर है. इस तरह से इजीली फाइंड कर लेंगे. तो क्वेश्चन को अप्लाई करना, तो जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना तो बहुत इजी होता है बच्चों. ठीक है, कोई भी छठी का बच्चा भी कर लेगा इसको. अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3. तो यानी एक लाइन है जो 4 - 1 और -2 -3 को ज्वाइन करती है. उसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है. तो देखो ट्राइसेक्शन वो दो पॉइंट होते हैं जो किसी लाइन के 3 पार्ट कर देते हैं इक्वल. ठीक है, मान लेते हैं ये C और D है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. तो इनने क्या करा, तीनों इक्वल पार्ट कर दिए. तो AC रेशो CD रेशो DB इज इक्वल्स टू 1:1:1. ये तीनों बराबर है. ठीक है, तो अब हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पहले. तो देखो सेक्शन फार्मूला तो हमें किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की बात सिखाता है, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं 2 पॉइंट C और D. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एक करके निकालते हैं. तो जब हम C के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो D को हम इग्नोर करेंगे. ये भूल जाएंगे कि D वहाँ पर है. ठीक है, केवल ये C ले लिया, D को हटा दिया. तो ये तो 1 है और जब D को हटा दिया तो ये 1:1 मिला के 1 + 1 2 हो गया. तो ये हो गया अपना. तो जब हम C के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो रेशो हो जाएगा 1:2. तो ये हो गया अपना m1 और ये हो गया m2 और ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. ठीक है, तो बस बहुत ईजी है C के कोऑर्डिनेट निकालना. m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये 1 × -2 का -2 2 4 जा 8 1 + 2 3 -3 -2 3 8 -2 6 अपॉन 3 -3 -2 -5 अपॉन 3. तो ये गया 2, -5/3. ये आ गया हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, बहुत ईजी, नो प्रॉब्लम. 1 × -2 2 × 4 1 × -3 2 × -1
ठीक है। अब हम डी के जब निकालेंगे तो सी को इग्नोर करेंगे, जब डी के निकालें तो सी को भूल जाएंगे, तो लाइन इस तरह से हो जाएगी, ये ए, ये बी और ये अपना डी और सी को भूल जाओ तो इधर M1 हो जाएगा बच्चों। ये जो ये 1:1:1 था तो इसमें इस बार ये दोनों को मिला के ये हो जाएगा 2, क्योंकि सी हमने हटा दिया है, तो ये 1+1, ये 2 रेशो, और इधर वाला तो 1 था तो ये M2 हो गया अपना, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट तो वही हैं अपने 4-1, और बी के हैं -2 -3, तो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया अपना x2 y2, और डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। बाइसेक्शन फार्मूला, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या -4 + 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो ये हो गया 0/3 और -7/3, 0/3 0 एंड -7/3, तो ये हो गया अपना डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर लिए। Now, in third question, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ठीक है, ये 1-1 मीटर की दूरी पर ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये सबके बीच के डिस्टेंस है 1-1, ठीक है। 100 flower pots are placed at a distance of 1 meter alongside EDA y axis पर। ये 100 फ्लावर पॉट रखे हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 100 रख दिए हैं, ठीक है। अभी करा है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ED, तो ये जो ED डिस्टेंस है, तो 100 फ्लावर पॉट 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट रखे हैं तो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये 100 मीटर हो गई। तो करा निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ED सेकंड लाइन पर करती है, यानी दिस इज़ निहारिका, और इसकी लाइन जो सेकंड है, तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, दैट इज़ एब्सिसा, तो इसका एब्सिसा तो हो गया 2, और इधर जो है, ये जो इसने इधर डिस्टेंस ट्रैवल की, ये है 1/4 ऑफ ED, 1/4 ऑफ ED, तो 1/4 ऑफ ED यानी 1/4 ऑफ ED, और ED है 100, तो ये हो गया बच्चों यानी 25, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ ED ऑन 8th लाइन। अब ये 8th लाइन पे जो गर्ल है इसका नाम है प्रीत, ठीक है, और ये 8th लाइन पर है, तो इसका एब्सिसा तो हो गया एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो तो हो गया अपना 8, और ऑर्डिनेट के लिए वो कराएगी 1/5 ऑफ ED, यानी 1/5 ऑफ ED, एंड ED तो 100 है, 100 फ्लावर पॉट रखे हैं वहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर, इसलिए टोटल डिस्टेंस 100 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20, तो ये निहारिका और प्रीत आ गई, ठीक है। और कह रहा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो पहली चीज़ तो कह रहा है कि जो दोनों फ्लैग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो ये तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। फिर कह रहा है रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। एक तीसरी गर्ल और आ रही है, वो रश्मि है, और उसको यहाँ पर एक फ्लावर पॉट यहाँ पर वो उसको फ्लैग लगाना है, लेकिन उसने बता दिया कि जो रश्मि जहाँ लगाएगी दैट विल बी मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें पता है मिड पॉइंट में रेशो होता है 1:1, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एंड डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो देखो निहारिका जो है वो जिस जगह खड़ी हुई है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, तो निहारिका है सेकंड लाइन पे और 1/4 ऑफ ED डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,25, ठीक है। इसी तरह से प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे,
प्रीत है 8th लाइन पे और उसके हैं 1/5 ऑफ ED और ED तो फिर 100 है। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट हैं 8,20। ये तो निहारिका के हो गए। N से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रीत को P से। तो पहली चीज़ तो पूछी डिस्टेंस बिटवीन N एंड P। तो डिस्टेंस बिटवीन N P by distance formula it is ये x1 बच्चों, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 ये 8 माइनस 2 का और इसका y2 माइनस y1 तो y2 20 और y1 25। तो 20 माइनस 25, 8 माइनस 2 हो गया 6, 20 माइनस 25 हो गया -5, 6 स्क्वायर हो गया 36, तो हो गया 61 यूनिट्स। ठीक है, √61 यूनिट्स। तो पहला आंसर तो आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि जो तीसरी गर्ल है, ये निहारिका, ये प्रीत और ये रश्मि। तो निहारिका का जो फ्लैग है उस जगह के कोऑर्डिनेट हैं 2,25। प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8,20 है और रश्मि है मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो बच्चों मिड पॉइंट है यानी 1:1 लेकर हम सेक्शन फार्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट के लिए एक अलग भी फार्मूला बनाया जा सकता है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो ध्यान रखो, मिड पॉइंट फार्मूला में फॉर मिड पॉइंट, तो इस फार्मूले को फिर जब भी मिड पॉइंट आएगा डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो फॉर मिड पॉइंट हमें पता है M1:M2 = 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो इक्वल रेशो में डिवाइड करता है तो उसको 1:1 ले सकते हैं। तो इसलिए जो फार्मूला है हमारा वो है M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। यही होता है ना किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। तो अब इसमें M1 M2 की जगह 1 रख दें तो 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1, 1 × y2 + 1 × y1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 × x2 x2, 1 × x1 x1, तो ये हो गया x1 + x2 अपॉन 2 और ये हो गया y1 + y2 अपॉन 2। तो बच्चों ये ध्यान रखना, दिस इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। तो जब भी मिड पॉइंट कहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, बहुत सा क्वेश्चन में आएगा। मिड पॉइंट फार्मूला हो गया ये। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं आर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि = तो ये तो हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 + x2 अपॉन 2 यानी 2 + 8 अपॉन 2। ठीक है, और y1 है 25 और y2 है 20, तो 25 + 20 अपॉन 2, तो ये 8 + 2 यानी 10 अपॉन 2 और 25 + 20 यानी 45 अपॉन 2, तो यानी 5,22.5। इसका मतलब रश्मि को 5th लाइन पर 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर अपना फ्लैग लगा देना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर।